अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई है, मैं एक एक दिन गिन रहा हूं कब भारत की सरकार अमेरिका पे आर्थिक पाबंदी लगाती, और मैंने ये बात मई के महीने में ही प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे राजीव भाई आप कभी मिले थे, मई के महीने में ही इन सारी बातों को बहुत ही डिटेल तरीके से ड्राफ्ट बनाकर मैंने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा दिया कि आप ऐसे ऐसे पाबंदी लगाइए अमेरिकी कंपनियों पर, अमेरिकी बैंकों पर, भारत का इतना भला हो जाएगा। और मैंने तो उसमें यह कैलकुलेशंस दिए हैं कि अगर अमेरिका ने आर्थिक पाबंदी लगाई हमारे ऊपर और वहां से $2 अरब आना बंद हो गया भारत में, $200 करोड़ आना बंद हो गया भारत में, तो अगर हम अमेरिका के सिटी बैंक पर पाबंदी लगा दें, पेप्सी कोला पर पाबंदी लगा दें, कोका कोला पर पाबंदी लगा दें, उनकी दूसरी थॉमसन नाम की कंपनी पर लगा दें, एलजी नाम की कंपनी पर लगा दें, तमाम अमेरिकी कंपनियां हैं जिन पर हम पाबंदी लगा दें, तो देश का तो कुछ खास नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन हजारों करोड़ रुपया हर साल अमेरिका जाने से बच जाएगा। वहां से सिर्फ $200 करोड़ नहीं आएगा और यहां से हजारों करोड़ नहीं जाएगा। लेकिन अभी तक तो सरकार ने सुना नहीं, और मुझे अफसोस है, एक बहुत ही गंभीर अफसोस है मुझे। आप पूछेंगे क्या? इस सरकार में 3 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने एक जमाने में कोका कोला को भारत से भगाया था 1977 में। 1977 में श्री मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने और उस सरकार में श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और उसी सरकार में जॉर्ज फर्नांडीज उद्योग मंत्री बने और उसी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री बने। और 1977 की उस सरकार ने 24 घंटे में अमेरिकी कंपनी कोका कोला को भारत से भगा दिया। सिर्फ 24 घंटे लगे थे और कोका कोला को नोटिस दिया गया था कि या तो 24 घंटे में आप भारत छोड़ोगे, नहीं तो हम आपकी सारी संपत्ति जब्त करेंगे। और कोका कोला भाग गया। यहां कुछ दम नहीं है इन परदेशी कंपनी, एक झटके में कोका कोला भाग गया। और कोका कोला भागा, उसके पीछे आईबीएम भागा, एक अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, कंप्यूटर बनाती है, वो भागी यहां से। फिर आईबीएम के पीछे पीछे आईसीएल भागा, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, ये भी अमेरिका की कंपनी। तो कोका कोला भागा, आईबीएम भागा, आईसीएल भागा, और एक एक करके सब अमेरिकी कंपनियां भागने वाली थी, लेकिन वो सरकार गिर गई, तो इसलिए वो काम अधूरा छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि जिन सरकारों ने कोका कोला को भगाया, जिन मंत्रियों ने कोका कोला को भगाया, जब वो दोबारा से मंत्री बन जाएंगे इस देश में, तो 24 घंटे में कोका कोला को भगाएंगे, पेप्सी कोला को भगाएंगे। लेकिन 5 महीना हो गया है इंतजार करते करते, ना तो कोका कोला को भगाया ना पेप्सी कोला को भगाया। तकलीफ मुझको यह है कि जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, आज प्रधानमंत्री, जो जॉर्ज फर्नांडीज पहले उद्योग मंत्री थे, आज रक्षा मंत्री, जो लाल कृष्ण आडवाणी पहले सूचना और प्रसारण मंत्री थे, आज गृह मंत्री हैं। माने तीनों का ही प्रमोशन हुआ और तीनों की ही ताकत पहले से ज्यादा। अटल जी तो सीधे प्रधानमंत्री है ना, और जॉर्ज फर्नांडीज तो रक्षा मंत्री है ना, और लाल कृष्ण आडवाणी तो गृह मंत्री है। ये तीनों ही मंत्रालय 1, 2, 3 नंबर के हैं। प्रधानमंत्री होता है, फिर गृह मंत्री होता है, फिर रक्षा मंत्री होता है, फिर वित्त मंत्री होता है। तो 1, 2, 3 पोजीशन पर तीनों वो लोग हैं जिन्होंने कोका कोला भगाया, और आज उन्हीं के जमाने में गांव गांव में सबसे ज्यादा कोका कोला बिक रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस की बात है इस देश में। इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? मैं एक ही नतीजा निकालना चाहता हूं कि सत्ता के अंदर जाकर चरित्रहीनता कैसे पनपती है, उसका यह सबसे बड़ा उदाहरण देखने को। सत्ता के अंदर जाकर सिद्धांतों को कैसे फेंक दिया जाता है, सत्ता के अंदर जाकर आदर्शों को कैसे बलि चढ़ा दिया जाता है, उसका यह सबसे नंगा उदाहरण है इस देश में। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि यह सरकार करेगी। तो फिर आप पूछेंगे किससे उम्मीद है? मुझे आप लोगों से उम्मीद है। मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। सरकारें बिक सकती हैं, नेता बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए वो गंदे से गंदा समझौता कर सकते हैं। अब यह देश में बिल्कुल खुला हो गया। मुझे इस देश के लोगों पर भरोसा है। सरकारें बिक सकती हैं, नेता बिक सकते हैं, पार्टियां बिक सकती हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए वो गंदे से गंदा समझौता कर सकते हैं। अब यह देश में बिल्कुल खुला हो गया। कोई पार्टी समझौता करने में किसी से पीछे नहीं, और कोई पार्टी कीचड़ और दलदल में गिरने में किसी से पीछे नहीं। हर पार्टी ने रिकॉर्ड कायम किया है कि तू ज्यादा गिरा कि मैं ज्यादा गिरा। और अब इस देश में मैं मानता नहीं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रवादी है। हर पार्टी कुर्सीवादी है, सत्तावादी है, स्वार्थवादी। राष्ट्रवादी तो कोई है नहीं इस देश में। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो तनख्वाहें बढ़ाते, पगारें बढ़ाते 3-3 गुनी। इस साल तो इनको ये सिद्ध करना चाहिए था कि हमारा राष्ट्रवाद इतना प्रखर है
कि हम हिंदुस्तान में 2-3 साल पगार नहीं लेंगे। कोई नेता भूखा नहीं मरता, कभी मरा भी नहीं है इस देश में 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। इस साल गरीबी और तेजी से बढ़ रही है, महंगाई तेजी से बढ़ रही है, भुखमरी तेजी से बढ़ रही है। भारत के कारखाने बंद हो गए हैं, 2,62,000 कारखाने इस देश के बंद हो गए हैं, 8 करोड़ मजदूर इस देश के बेरोजगार हो गए हैं। पिछले 8 साल से जो उदारीकरण की नीतियां भारत में चल रही हैं, उन उदारीकरण की नीतियों का यह नुकसान हुआ है पूरे के पूरे देश को। तो मुझे ऐसा लगता था कि भारत के राष्ट्रवादी नेता कम से कम इतना तो करेंगे कि पगार नहीं लेंगे इस साल, क्योंकि मैंने सुना है और मुझे मालूम है कि पाकिस्तान के नेता इस समय पगार नहीं ले रहे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ बिना पगार के काम कर रहा, बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान का राष्ट्रपति बिना वेतन के काम कर रहा। पाकिस्तान के जितने मंत्री हैं, जितने खासदार हैं, बिना वेतन के काम कर रहे हैं। क्यों? अमेरिका ने जब से आर्थिक पाबंदी लगाई है, पाकिस्तान की आर्थिक हालत थोड़ी खराब हो गई है, तो पाकिस्तानी सरकारों ने अपने तमाम खर्चे कट कर दिए और सारे के सारे खर्चे कट किए हैं। पहले प्रधानमंत्री ने पगार लेना बंद किया, राष्ट्रपति ने बंद किया, कभी खासदारों ने बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के नेता अगर इतने राष्ट्रवादी हैं तो भारत के नेता तो इससे कई गुना ज्यादा राष्ट्रवादी। लेकिन हमारे नेताओं ने तो सिद्ध ये किया कि उन्होंने पगारें 3 गुनी बढ़ाई। इनके राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा पाखंड है ये, इससे ज्यादा पाखंड कुछ हो नहीं सकता इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पर। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, सब सत्तावादी, कुर्सीवादी, स्वार्थवादी। इसलिए अब इन पार्टियों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि पार्टियों पर भरोसा करते करते ही इतना बड़ा सत्यानाश हमने झेला है इस देश में। नेताओं पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। ये नेता कब क्या पलटी खाएंगे? जिंदगी भर जिन सिद्धांतों का विरोध करते रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अभी उन्हीं सिद्धांतों पर सरेंडर करने जा रहे हैं। ये कैसे मैं स्वीकार करूं इस बात को? जितने भाषण मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के सुने हैं, हर भाषण में यही वो कहते थे कि राष्ट्र की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होता। राष्ट्र की संप्रभुता एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता नहीं होता, कोई सरेंडर नहीं होता। अभी वो खुद वही करने जा रहे हैं, तो कैसे मानूं मैं? तब ऐसा लगता है कि सब के सबको धृतराष्ट्र की आत्मा ने लील लिया। धृतराष्ट्र अंधा था। भगवान कृष्ण धृतराष्ट्र को अंधा क्यों कहते थे जानते हैं? वो इसलिए अंधा नहीं कहते थे कि तुम्हारी आंखें नहीं है, ये तो सच था कि उसकी आंखें नहीं थी। वो अंधा इसलिए कहते थे कि सत्ता मोह में, पुत्र मोह में वो अंधा था, और सत्ता हाथ से ना चली जाए इसके लिए धृतराष्ट्र कुछ भी करने को तैयार था। चाहे जितना अधर्म करना पड़े, चाहे जितना कुकर्म करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, सत्ता मेरे बेटों के हाथ से नहीं जानी चाहिए, सत्ता मेरे हाथ से नहीं जानी चाहिए। इसी के लिए धृतराष्ट्र को भगवान कृष्ण ने अंधा किया कि तुम स्वार्थ में अंधे हो। और आज के नेताओं के बारे में तो मैं यही कहता हूं कि धृतराष्ट्र तो बिना आंखों के अंधा था, वो पुत्र मोह में अंधा था। इन लोगों को कौन सा पुत्र मोह है? पूछिए ना श्री अटल बिहारी वाजपेयी से, आपको कौन सा पुत्र मोह है? और धृतराष्ट्र आंखें नहीं होने के कारण अंधा था, ये तो सब आंखें होते हुए अंधे। इसलिए अब इन पर भरोसा करना छोड़िए, पार्टियों पर भरोसा करना छोड़िए, अभी तो अपने ऊपर भरोसा करिए। तो आप पूछेंगे दूसरा कोई रास्ता है? हाँ, एक रास्ता है, थोड़ा तकलीफ वाला है, लेकिन अब वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। जब सरकारें देश विरोधी काम करना शुरू कर दें, राष्ट्र विरोधी काम करना शुरू कर दें, सरकारें सिर्फ स्वार्थ और सत्ता में डूबकर काम करना शुरू कर दें, तो राष्ट्र के लोगों को उठना ही होगा और खड़ा होना होगा। आप पूछेंगे हम क्या करें? सरकार पाबंदी नहीं लगाती अमेरिका पर और सरकार नहीं बंद करती अमेरिकी कंपनियों को, तो कम से कम आप तो पाबंदी लगा दीजिए अमेरिकी कंपनियों को। आप तो बंद कर दीजिए अमेरिकी कंपनियों का सामान खरीदना। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में है ना। इसके लिए तो प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर में अमेरिकी सामान आए कि नहीं आए। आप अपने घर के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने घर का फैसला करिए। और आपके घर में यह फैसला होना ही चाहिए कि कोई भी अमेरिकी सामान आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका हमारा दुश्मन है और अमेरिका हमारा दुश्मन है और इस स्तर का दुश्मन है कि भारत को बर्बाद करने की कोई भी कोशिश वो चूकना नहीं चाहता। बिल क्लिंटन ने इस बात को 2 बार कहा है, इसकी गंभीरता को सोचते रहिए। बिल क्लिंटन ने कहा कि सोवियत संघ को खत्म करने के बाद अब भारत हमारी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर है, इसलिए भारत को खत्म करना अभी अमेरिका का सबसे बड़ा उद्देश्य है।